हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का आवर एनवायरनमेंट। एक हम क्विक रिवीजन करेंगे इसकी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसे कुछ टॉपिक्स है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। पहली बात, आप मुझे एक बात बताओ, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? भाई आपका एनवायरनमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग पे, आपके आसपास पे, ठीक है। तो मीन्स एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? आप इसका मीनिंग समझ जाओगे, आपको आधा चैप्टर वैसे ही समझ आ जाएगा कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? भाई फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं। जैसे दिल्ली वालों का एग्जांपल लूँ मैं, तो दिल्ली का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है ना, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हर जगह। नहीं, तो उस चीज़ को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। किस चीज़ को? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो भाई द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या कैटेगरी आती है? इसमें आपकी सॉइल आती है, इसमें आपका वाटर आता है, ठीक है। ये सब वाटर बॉडीज, आपके सॉइल, प्लांट, एनिमल, ये सारे आते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब एनवायरनमेंट के बाद आप मुझे बताओ, दो तरह के सब्सटेंस मिलेंगे हमें एनवायरनमेंट में। एक जिनको आप मिट्टी में डाल के ख़त्म कर सकते हो, भाई जो डीकम्पोज हो जाते हैं, और दूसरे जो डीकम्पोज नहीं हो पाते। जो डीकम्पोज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। आप एक काम करो, इस वर्ड को ज़रा ब्रेक करके पढ़ो। बायो मतलब लिविंग, लिविंग। डिग्रेड मतलब ब्रेक डाउन होना, डिग्रेड मतलब ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी चीजें होती है जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आपका कांच हो गया, ग्लास हो गया। तो दो तरह के सब्सटेंस आपको एनवायरनमेंट में मिलेंगे। पहला कौन सा मिलेगा? वो सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप मिट्टी में डालोगे खत्म कर देगा वो। जैसे कि वूल, पेपर, भाई नेचुरल चीज़ें। देखो नेचर से मिलने वाली चीज़ें ना सारी बायोडिग्रेडेबल होती है, और जो नेचर से नहीं मिलती ना, जो इंसान बनाता है, वो सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। सिंपल सा लॉजिक है। जो हम बनाएंगे वो नॉन बायो, ज़्यादातर 90% केसेस में, ठीक है। बट इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बायोलॉजिकल प्रोसेस से इन नेचर, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल लो, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? हाँ जी। आगे नेक्स्ट। सो इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? भाई जहां पे आप रहते हो हर चीज, देखो इकोसिस्टम है ना, मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। जैसे एग्जांपल लो आप, अगर एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लो गया, तो फॉरेस्ट में क्या होता है? लिविंग क्या हुआ? सारे के सारे जितने भी जानवर रहते हैं। और नॉन लिविंग क्या हुआ? जितने भी आपकी मिट्टी, हवा, पानी, ये सारा क्या हुआ? नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? भाई सारे लिविंग, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन इंटरेक्टिंग नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कुछ लिविंग और नॉन लिविंग मिलके क्या बनाते हैं? ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इट फॉर्म एन इकोसिस्टम। एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट या पॉन्ड। भाई फॉरेस्ट कह सकते हो आप, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बना होता है ना। आप क्लास का एग्जांपल लो, क्लास में भी तो इकोसिस्टम बना होता है। कुछ बहुत ज़्यादा टॉपर से बने होते हैं, और कुछ मतलब जिनके मार्क्स कम आते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो इकोसिस्टम क्रिएट रहता है ना। तो दो तरह के इकोसिस्टम मिलेंगे नेचर में आपको। पहला मिलेगा पीके भाई जो नेचर से मिलता है, जो भगवान ने दिया है हमें, और दूसरा मिलेगा जो इंसान ने बनाया है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम? जो नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर से मिलता है। भाई वो इकोसिस्टम जो एग्जिस्ट इन नेचर, इसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट, लेक, एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हुआ? मैन मेड, है ना। आर्टिफिशियल कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। क्लियर है? बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। आगे चलते हैं। हाँ जी। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखो भाई। मेनली ना इसी में देखो आधा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। लुक हियर, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं, मैंने बताया आपको। क्या? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या हुआ? जैसे कि प्लांट और एनिमल। और नॉन लिविंग क्या हुआ? एयर, वाटर, लैंड। तो लिविंग में हुआ आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। व्हाट आर प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर नाम से पता लग रहा है, जो प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करेंगे? भाई प्लांट्स आ गए ना सारे के सारे। हमारे अर्थ पे खाना लाने वाला कौन है? प्लांट्स ही तो है ना। आप बोलोगे कई बच्चे कि नहीं सर मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, पूरे दिन मैं नॉनवेज पे जी सकता हूँ। बट एक जो नॉनवेज खा रहे हो, फूड चेन जो चली आ रही है, भाई वो जो नॉनवेज चिकन है वो भी तो क्या खा रहा है? वो भी तो वेज ही खा रहा है ना। समझ रहे हो? तो भाई एट द एंड आप भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो? प्लांट्स पे। एक होता है लिविंग वाले, लिविंग। हाँ जी। कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। जैसे कि हम ले लो,
भाई इंसान क्या है, इंसान बिना प्लांट्स के रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे सारे के सारे। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का मतलब हुआ जो चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जो सारी की सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर। कंज्यूमर आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड है, आपको दिख रहा होगा। एक होता है हर्बीवोर हर्बीवोर हमने बचपन से पढ़ा है। हर्बीवोर का मतलब होता है जो वेज खाते हैं, भाई बेसिकली जो प्लांट्स खाते हैं, वेज नहीं, जो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट समझते हो भाई, क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज आपको पता है इंसान डाइजेस्ट कर नहीं सकता। कार्निवोर जो सिर्फ मीट खाएंगे, जो सिर्फ मीट खाएंगे उनको कार्निवोर बोलेंगे। जो हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट खाएंगे उनको हम हर्बीवोर बोलेंगे। और जो दोनों खाएंगे उनको हम बोलेंगे ओमनीवोर। ओमनीवोर में हम आ गए ना, हम किस कैटेगरी में है, ओमनीवोर में आए। हम प्लांट भी खा सकते हैं कुछ कुछ और मीट भी खा सकते हैं, है ना। एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है भाई जैसे कि मच्छर हो गया। पैरासाइट मीन्स जो आपसे न्यूट्रिशन ले लेगा विदाउट किलिंग, जो आपसे न्यूट्रिशन निकाल लेगा बट विदाउट किलिंग, बिना मारे निकाल लेगा, बिना आपको मारे न्यूट्रिशन आपसे निकाल लिया जाएगा, इसको हम कहते हैं क्या, पैरासाइट्स। क्लियर है? तो भाई मेनली इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग की 3 कैटेगरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो सारा का सारा खाना प्रोड्यूस जो अर्थ पे होता है वो प्लांट्स हो गए। कंज्यूमर मैंने बताया हर्बीवोर जो प्लांट खाएंगे, कार्निवोर जो मीट खाएंगे, ओमनीवोर जो दोनों खाएंगे। और पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, वो जो न्यूट्रिशन ले लेंगे विदाउट किलिंग। पैरासाइट मतलब जैसे कि एग्जांपल हो गया मस्कीटो। हाँ जी, मस्कीटो का मतलब क्या हुआ भाई, वो आपको मच्छर काटेगा बट आपसे न्यूट्रिशन ले लेगा बट आपको मारेगा नहीं, है ना। तो इट इज कॉल्ड पैरासाइट। क्लियर है? तो 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। नेक्स्ट, बायोटिक का मतलब क्या हुआ भाई, बायोटिक मीन्स, हाँ जी, बायोटिक मीन्स बायो। बायो का मतलब ही भाई लाइफ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन हैव द एबिलिटी टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट वेस्ट। तो इनको हम कहते हैं क्या, बायोटिक। हमने पढ़े, इनके टाइप पढ़ लिए ऑलरेडी, हम पढ़ चुके सारा। ये प्रोड्यूसर मैंने बताया सारे ग्रीन प्लांट, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन हुए, मैंने बताया जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, हाँ जी, प्रोड्यूसर पे। ह्यूमन बीइंग, लायन, ये सारे हो गए। इनकी फर्दर 3 कैटेगरी थी ना, क्या क्या थी, हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन हो गए, ये सारे हर्बीवोर हो गए ना, ये सारे हर्बीवोर हो गए। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाएंगे। ये कार्निवोर हो गया आपका, है ना, यहाँ से लायन निकलेगा, देखो टाइगर, लायन टाइगर क्या हो गए, ये सिर्फ कार्निवोर हो गए। और ओमनीवोर कौन हो गया, ओमनीवोर मतलब जो दोनों खाएगा। ओमनीवोर मीन जो ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर। क्लियर है? अच्छा, डीकम्पोजर क्या होंगे? डीकम्पोजर का मतलब होता है जो डीकम्पोज, जो ब्रेक डाउन करता है जो चीजों को, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, जो चीजों को, डेड रिमेन को ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर है? और एक और बात बताऊं, डीकम्पोजर को क्लीनिंग एजेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि डीकम्पोजर है तो भाई साफ सफाई हो पा रही है, तो ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या हो पा रहा है, खत्म हो पा रहा है। डीकम्पोजर नहीं होगा तो कूड़ा भरना शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ पे कूड़े का पहाड़ लग जाएगा, है ना, दिल्ली के कोने पे लगा पड़ा है ना, नहीं, ठीक है, इसको नोट करो। तो ये हो गए आपके डीकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगस, ये डीकम्पोजर हो गए आपके। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखो इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी आपको डीकम्पोजर की, अभी तो बताई थी, क्या होती है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। डीकम्पोजर होगा, डीकम्पोजर होगा तो ही क्या होगा, तो ही साफ सफाई हो पाएगी। द डीकम्पोजर हेल्प इन डीकम्पोजिंग द डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। भाई जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं वो क्या होता है, उनकी डेड बॉडी को कौन करता है, डीकम्पोजर तो साफ करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन डेड ऑर्गेनिज्म इनटू न्यूट्रिशन। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, अब वो मर गया तो भाई जो इसकी बॉडी है वो धीरे 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 डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इसमें सारे वो न्यूट्रिएंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, मोर फर्टाइल बनेगी। नहीं, तीसरा, रिसाइकलिंग में हेल्प करती है। क्लियर है? नोटेड डाउन, हम आगे चलते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, फूड चेन क्या होता है, तो बड़ा फेमस टॉपिक है। अब आपका देखो, अभी तक जो चैप्टर चल रहा था वो बड़ा बेसिक टॉपिक था, अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है फूड चेन, ये थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा टर्न वाला टॉपिक है, बट आपने बचपन में पढ़ी ये चीज है। व्हाट इज फूड चेन? एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। क्यों खाता है? ताकि उसको एनर्जी मिल सके। भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को क्यों खाएगा, आप चिकन क्यों खाते हो, आप नॉनवेज क्यों खाते हो, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दूसरे को कंज्यूम करेगा जिससे उसको एनर्जी मिल सके, इसको हम बोलेंगे क्या, इट इज कॉल्ड अ फूड चेन। सबसे बेसिक फूड चेन है अपनी
प्लांट, डियर और लायन। ठीक है, प्लांट को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? लायन ने। और भी हम याद कर सकते हैं, प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉग, ये बड़ी फूड चेन हो गई। वैसे मैं एक और बात बताऊं, फूड चेन की अगर मैं बात चली है तो फूड चेन ना हमारी 3 to 4 स्टेप्स की होती है। इसके पीछे वजह है 3 to 4 स्टेप की क्यों होती है? क्योंकि उसके बाद है ना एनर्जी नहीं बचती भाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, प्लांट को जो खाएगा ना तो सिर्फ 10% एनर्जी होगी जो डियर के पास जाएगी, और डियर को जो खाएगा सिर्फ 10% होगी। ऐसे 10 10 10 10 करते करते चली जाती है। अभी हम पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा, उसको हम 10% लॉ कहते हैं। इट इज कॉल्ड 10% लॉ। ठीक है, फूड चेन के बाद अगला आएगा आपको फूड वेब। भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि है ना बच्चे फूड चेन तो कर लेते हैं बट है ना बच्चे फूड वेब नहीं करते। उनको लगता है फूड वेब कौन सा आने वाली है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डाला गया फूड वेब का। ठीक है, साइंस का। तो व्हाट इज अ फूड वेब? भाई फूड चेन को मिला दो। देखो ध्यान से चेक करो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। लोग, फूड वेब क्या हुआ? प्लांट, रैबिट, ईगल, ये एक फूड चेन। प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये दूसरी फूड चेन। हाँ जी, प्लांट, माइस, ईगल, ये तीसरी फूड चेन। ठीक है, प्लांट, माइस, स्नेक, ईगल, ये चौथी फूड चेन। अब नोटिस करो 4 फूड चेन मिलती है, भाई ज्यादा मिल सकती है, तो ये एक फूड वेब बनाती है। इट विल मेक अ फूड वेब। तो व्हाट इज अ फूड वेब? फूड वेब क्या होता है भाई? एक ऐसा नेटवर्क लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन का इकोसिस्टम में जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट अ फूड वेब। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाएगी, कोई भी एक कनेक्शन जुड़ गया तो उसको फूड वेब बोला जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी फूड चेन मिलकर जब कनेक्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। वी कॉल इट अ फूड वेब। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ जी, ट्रॉफिक लेवल। अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात। शुरुआत कहां से होती है? एनर्जी। एनर्जी की शुरुआत कहां से होती है अर्थ पे आने की? तो एनर्जी की शुरुआत होती है सन से, है ना? सन से होती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ी हमने बात। तो सन से हम एनर्जी हम तो ले नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर, दैट इज प्लांट्स। तो सन का सिर्फ 1% एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब मैं बताया था, प्रोड्यूसर कौन हो गए? आपके प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स को कौन खाएगा? ऑब्वियसली इंसान तो खाएगा नहीं, प्लांट्स को हर्बीवोर खाते हैं। तो यहां पे आएंगे हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं इनको। हर्बीवोर को कौन खाएगा? इनको खाएगा कार्निवोर। कार्निवोर समझ रहे हो, जो मीट खाते हैं। और इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा लार्ज कार्निवोर। बात समझ आ रही है? कौन खाएगा? लार्ज कार्निवोर। तो भाई ये सीक्वेंस चलेगी अपनी। तो एक ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। सन का सिर्फ 1% होगा जो हमारी धरती पे, अर्थ पे आता है, सिर्फ 1%। बाकी इसके बाद 10 10 10 10 चलता रहता है। ठीक है भाई, इसके बाद 10 चलेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 10 चलेगा। कहने का मतलब ये है जो प्लांट खाएगा उसके पास सिर्फ उसकी 10% एनर्जी ही आएगी। ध्यान रखना इस चीज को। जो प्लांट खाएगा हर्बीवोर, मतलब हर्बीवोर खाएगा ना, इसको 10% जाएगी। जो हर्बीवोर को खाएगा 10% जाएगी, और जो कार्निवोर को खाएगा वो 10% जाएगी। और ऑब्वियसली लार्ज कार्निवोर हो गया आपका टाइगर और लायन, है ना? ये लार्ज कार्निवोर होते हैं। तो इसको भी कोई खा गया बाई चांस, जैसे पता ना कोई खा लेता है, जो चाइना वालों की नजर पड़ गई तो कुछ भी खा लेते हैं, तो उनके भाई 10% जाएगी। तो एक क्वेश्चन छोटा सा समझते हैं जो एग्जाम में आता है। अब इमेजिन करो सन के पास ना 10 लाख जूल है, 10 लाख जूल। ठीक है, 10 लाख जूल। अब प्रोड्यूसर के पास कितनी आई भाई? इसका 1% आई। 1% मतलब 2 जीरो हटा दो, तो 1 2 3 4, 4 जीरो आया। 1 2 3 4, कितना हो गया? 10,000 जूल हो गया एनर्जी। अब मैंने बोला जो इसको प्लांट को खाएगा, तो भाई इसके बाद 10% जाएगी। कितनी जाएगी? 10%। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1 जीरो हटा दो तो 3 जीरो जाएंगे। बात समझ आती है? अब जो हर्बीवोर को खाएगा उसके बाद फिर से 10% जाएगी, 1 जीरो हटा दो ये हो गया 100 जूल। फिर 1 जीरो हटा दो, ये आ गया 10 जूल। तो इट मीन्स जो लायन के पास एनर्जी जाने वाली है वो जाने वाली है 10 जूल। और जस्ट इमेजिन, अगर मान लो कोई मरा हुआ लायन दिख गया किसी चाइना वाले को और उसने खा लिया, तो उसका भी फिर 10% ही जाएगा। कितना जाएगा? सिर्फ 1 जूल, सिर्फ 1 जूल एनर्जी, ओनली 1 जूल। और यही वजह है एनर्जी धीरे 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 दिख रहा है कम होती चली जा रही है। और दिस इज द रीजन हमारे जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो एनर्जी लेवल होते हैं, वो 3 या 4 स्टेप के ही होते हैं।
क्योंकि उसके बाद एनर्जी बची नहीं है। अब 1 जूल के बाद क्या ही बची एनर्जी, समझ आ रही है बात। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, कि हमारे ट्रॉफिक लेवल लिमिटेड के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके बाद एनर्जी अवेलेबल होती ही नहीं है, ठीक है, जिससे वो लाइफ सस्टेन कर सके। अब देखा जाए, वैसे देखा जाए अकॉर्डिंग टू साइंस, तो जो प्लांट्स खाते हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यही कहना चाहता है वो, ठीक है। इस लॉ को हम कहते हैं 10-10-10-10-10 वाले को लॉ कहते हैं हम 10% लॉ। क्या कहते हैं हम, 10% लॉ। ये दिया किसने था, ये दिया था ब्रांड एक रेमंड ने दिया था। ये रेमंड याद रहेगा, वैसे पूरा नाम है इसका रेमन लिंडमैन, ठीक है, बट रेमंड याद रखोगे, ब्रांड से याद रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल वो लेवल होते हैं जहां पे एनर्जी का फ्लो होता है। मैंने बताया सन का सिर्फ 1%, 1 10 10 10 10 चलता है, सिंपल। पढ़े एक बारी, हाँ जी। तो वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन जिसमें ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस होता है, इसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्लांट आर द प्रोड्यूसर, सबसे पहले कौन आएगा, प्लांट आएगा। प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर सेकंड में आएगा, कार्निवोर थर्ड में आएगा, कार्निवोर आपके जैसे कि फ्रॉग हो गया, और लार्ज कार्निवोर आपका फोर्थ में आएगा। इस तरह से काम चलता है हमारा, क्लियर है, नोट करो इसको। हम आगे चलते हैं, हाँ जी। ये मैं समझा चुका हूँ, पूरा समझा चुका हूँ मैं, जो भी किया है ना हमने। क्या, पहली बात, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी हमेशा यहां से यहां जाएगी, ऑलवेज, कभी भी वापस नहीं हो सकता कि प्लांट ने सब कुछ खा गया, पूरी दुनिया खा गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये मैं समझाया आपको, सन के पास सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी जाती है जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं। 10% लॉ क्वेश्चन दिया, अभी बताया मैंने, रेमंड ने, ठीक है। 10% एनर्जी होती है जो आगे जाती है। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर 90% का क्या हुआ भाई, तो उसके लाइफ प्रोसेस भी तो होंगे, जो लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारी की सारी एनर्जी 90% में होती है। समझ आ रही है बात भाई, बॉडी का जो काम चल रहा है वो 90%, और उसको वो खाएगा तो 10% जाएगी बस, ठीक है। तो 10% जाती है, बाकी काम लाइफ प्रोसेस में होता है, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब में। अच्छा, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज, इस डिक्रीज की वजह से, ये मैंने बता चुका हूं, फूड चेन 3 से 4 लेवल की होती है, उससे ज्यादा लेवल की होती नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब जैसे इसी को ले लो, आप इसी को ले लो, ये फूड चेन बनी हुई है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए, बी, सी और डी, सबसे ज्यादा केमिकल किसकी बॉडी में गए होंगे, बताओ, हाँ जी, कमेंट से बताओ मुझे। सबसे ज्यादा केमिकल गए होंगे डी में, पता है क्यों, क्योंकि भाई शुरुआत हुई होगी ए से। मान लो ए में कुछ केमिकल आए, प्लांट में कुछ केमिकल आ गए, अब ए को जिसने खाया बी ने, तो बी में कुछ केमिकल आ गए, बी को खाया सी ने, सी में कुछ केमिकल आ गए, सी को खाया डी ने। तो सबसे ज्यादा केमिकल जैसे 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 लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, जैसे लेवल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बॉडी में केमिकल बढ़ते चले जाएंगे। और इस फिनोमिना को एग्जाम में पूछता है, इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, वी कॉल इट बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है, क्लियर है। हम इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो, बायोमैग्निफिकेशन भी कह सकते हो। बट इस बायोमैग्निफिकेशन लेवल के बढ़ने से धीरे धीरे बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल बढ़ना, इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, क्लियर है। तो यही है आपका जो आगे लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ जी। ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन में 3 से 4 में बता चुका हूं भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल इज इंक्रीज विद एवरी लेवल, और मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहाँ होगी, सबसे ज्यादा तो भाई इंसान में आएगी। अब पूछो कोई इंसान का है, इंसान का है, प्रोड्यूसर में है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में है, तो इंसान कहीं भी नहीं है। इंसान पता है सबसे ऊपर बैठा है, चाइना वाले कहाँ बैठे हैं, देख लो कहाँ बैठे, सबसे ऊपर बैठे हैं। कुछ भी खा लेंगे वो, जो मन करेगा ये खा लेगा, ये खा लेगा, ये खा लेगा, ये नहीं खा पाएगा, हाँ वो बात अलग है। तो कुछ भी खा सकते हैं वो, ह्यूमन सबसे ऊपर बैठे होते हैं फूड चेन के। तो सबसे ज्यादा केमिकल किसी बॉडी में आएंगे भाई, हमारी बॉडी में आएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, हम सबसे ज्यादा केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं, और हो भी रहा है ऐसा, है ना, ठीक है। और फिनोमिना का नाम याद रखना, पेपर में आता है, वी कॉल इट बायोमैग्निफिकेशन, क्लियर है, हाँ जी। इसके बाद ये मैंने समझा चुका हूं ऑलरेडी। क्या डेफिनेशन याद करें, डेफिनेशन क्या है, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। ये क्या रेफर करता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि डीडीटी केमिकल, जैसे 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 लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉडी में केमिकल बढ़ते चले जाएंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज डीडीटी, ये क्रॉप पेस्टिसाइड में डाला जाता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड, और कंसंट्रेशन हाईएस्ट कहाँ होगी,
हाईएस्ट होगी सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे, है ना। सबसे ज्यादा केमिकल किस में जाएगा? इंसानों में जाएगा, बता दिया ना मैंने आपको। ये फूड चेन दिख रहा है, वाटर, एल्गी, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट ईटिंग फिश, फिश ईटिंग फिश, बड़ी वाली फिश, और इस इंसान ने इस फिश को पकड़ा तो भाई सारे के सारे केमिकल धीरे धीरे ट्रांसफर हुए जा रहे हैं। केमिकल कहाँ चले जाएंगे? इंसान की बॉडी में चले जाएंगे। इसको फिनोमेना का नाम क्या हुआ? बायोमैग्निफिकेशन। आगे चलें नेक्स्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आता है, ये मैं बता चुका हूँ कि फूड चेन हमारी लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि 3 से 4 स्टेप के बाद हमारी एनर्जी बचेगी ही नहीं, और एनर्जी नहीं बचेगी इट मीन्स हमारी लाइफ उसे सस्टेन ही नहीं हो सकती। तो इसलिए स्टेप हमेशा 3 से 4 रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। हाँ जी, अब आता है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोन लेयर। पहली बात तो ओजोन का सिंबल क्या होता है? ओजोन इज O3। ओजोन का मतलब होता है O3, और आपको पता है ये पॉइजन होता है हमारे लिए, जहर होता है। बट है ना, इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, ये क्या करता है, ये हमारे ना अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना के रखता है। अब ये लेयर क्या करती है, जैसे मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, इस सन से निकलती है अल्ट्रावायलेट रेस, और अगर ये हम तक पहुंच जाए ना, जैसे मान लो जिस एरिया में पहुंच गई है अल्ट्रावायलेट रेस, वो उस एरिया में से ना वो इंसान को खत्म कर सकती है, इतनी पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेस होती है ये। तो भाई ये रेस हम तक ना पहुंचे, यही वजह है कि यहाँ पे ना एक क्या होती है, कवरिंग टाइप होती है, इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। तो बट अच्छा बनती कैसे, ध्यान से देखो पहले, ये समझते हैं बनती कैसे। लुक हियर, अब जैसे मान लो ऑक्सीजन है, अब ऊपर तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सन है, ऑक्सीजन से टकराया, क्योंकि ऑक्सीजन पता है स्टेबल होता है, वी ब्रीथ ऑक्सीजन, O2 गैस। जैसे इस पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगी, ये टूट जाएगा O+O में, बात समझ आई। O2 पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी तो वो ब्रेक हो गया। अब जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो भाई O2 के साथ O मिलके ये O3 बनाना शुरू कर देगा, O3 को ही ओजोन कहते हैं। सिंबल इसका क्या है? O3 है। देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, ये जाने नहीं दे रहा है इसको, दिख रहा है एक कवरिंग सी बन गई है। और मैंने बताया अगर ये रेस चली गई ना यहाँ पे, तो इस एरिया में जितने भी इंसान रहते हैं सारे मरना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी था, मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ओजोन बना होता है 3 एटम से, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया क्या, जैसे ही O2 पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगी तो O+O बनेगा, और ये O ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही O के साथ O2 मिलेगा तो O3 बनाना शुरू कर देगा वो। तो वी कॉल इट ओजोन लेयर, इसी को ओजोन लेयर कहते हैं। क्लियर है? यूजेस मैंने बता दिया, यूजेस क्या होता है, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, तो भाई हम तक वो रेस पहुंच जाएगी। इट वर्क लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड, हम इंसानों के प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर हम तक पहुंच गई तो हमें बचाता है, किससे? ये स्किन डिजीज से बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है, कैटरेक्ट से बचाता है, हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज करता है। ध्यान से देखो, ये देखो दिख रहा है आपको कैटरेक्ट। तो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। बट हमें ना घर में कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं, और आप भी करते हो, कि जिससे ना हमारी ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है, जिसमें से सारी कूलिंग होती है आपके घर में। आपका AC हो गया, आपका फ्रिज हो गया, इनमें से एक गैस निकलती है, इसको हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैस क्या करती है, ये गैस है ना इस लेयर को तोड़ने का काम करती है, ये ओजोन तोड़ देती है। एक चीज लिख लेना, क्या? O3 ओजोन प्लस CFC, O3 प्लस CFC क्या करेगा इसको, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे लिख लेना, आपको याद रहेगा। तो जैसे ही ओजोन लेयर पे CFC पड़ती है, और CFC कहाँ से निकलती है? CFC निकलती है आपकी कूलिंग वाली चीज़ों से, जिससे बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है ना, जिसमें कंप्रेसर लगा होता है, AC हो गया, फ्रिज हो गया, तो उनमें से निकलती है। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि डिप्लीशन क्यों हो रही है। तो भाई डिप्लीशन देखो, ध्यान से देखो, इस एरिया में देखो धीरे धीरे ना ओजोन लेयर बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, एंटार्क्टिका में पहली बार देखा गया था 79 पे, देखो ये देख रहा है, ये और ज़्यादा डीप हुआ, ये और डीप हुआ, 81, 82, 83, 84, दिख रहा है भाई। पहली बार लोगों को पता लगा था कि हाँ यहाँ से सारी रेस जा रही थी और लोगों की बीमारी होनी शुरू हो गई थी। तो डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर पहली बार कहाँ देखी गई थी? एंटार्क्टिका में 1985 में। इसको ओजोन होल नाम दिया गया था। यहाँ से सारी अल्ट्रावायलेट रेस पास कर पा रही थी, ठीक है। ये डिक्रीज किससे लिंक था? क्योंकि मैंने बता दिया हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, CFC, जो कि AC फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सबने
क्या किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इन्होंने बोला था भाई, बहुत सारी कंट्री एक साथ मिली थी, एक मीटिंग हुई थी, सबने बोला था कि आज से हम है ना CFC प्रोडक्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बट आज तक वो खत्म तो हुआ नहीं है। बट धीरे धीरे ये होता है, ये अपने रिपेयर भी होते हैं। देखो ध्यान से चेक करो, मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ है ना ये एक ओजोन लेयर बन गई। अब यहाँ से CFC आपने यूज करा, बट यहाँ से ब्रेक हो गई। बट आपको पता है अगर ये ब्रेक हो गई ना, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे फिर से बन जाएगी। अगर CFC प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना, या फिर आप कम यूज करोगे चीजों को, जैसे ठंड आ जाती है तो ठंड में पता है ना AC कम चलते हैं, तो धीरे 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 ये अपने आप बननी शुरू होती है फ्री में, अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 86 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था सब कंट्रियों ने मिलके। इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि आज के बाद है ना हम कभी भी CFC यूज नहीं करेंगे, उसको हम एक तरह से फ्रीज कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आपका ये लास्ट टॉपिक है कि कैसे हम गार्बेज को मैनेज करते हैं। भाई आप तो बाहर कूड़ा फेंक देते हो, बट उसके बाद उस कूड़े का होता क्या है, कभी सोचा है? होता क्या है, ध्यान से देखो। पहला, हम बायोगैस प्लांट का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज बायोगैस प्लांट? जिसमें बायोडिग्रेडेबल चीजों को डाला जाता है और एक है ना उसमें से गैस निकलती है, इसको हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। अब आपको पता है ना, जो कूड़ा होता है वो दो तरह में होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा होता है, गांव में ज्यादातर क्या होता है, उसको है ना एक जगह पे डाल के ना बायोगैस निकाली जाती है। बायोगैस, बायो मतलब लिविंग, नेचुरल, और गैस तो भाई नेचुरल, नेचर से गैस निकल रही है। जैसे मान लो ये हमारा बायोगैस प्लांट, आपने इसमें है ना वेजिटेबल वेस्ट डाल दिया, आपने इसमें काउ डंग केक डाल दिया, आपने इसमें प्लांट, डेड प्लांट डाल दिए, कुछ डेड एनिमल, मतलब कुछ, और है ना कुछ टाइम बाद ना इसमें से गैस निकलती है, जो आप बिलीव नहीं करोगे, जो ऑलमोस्ट हमारी LPG की तरह होती है, फ्री में निकल रही है, क्योंकि इसके पास है ना 75% मीथेन होता है। तो एक तरह से ना फ्री में LPG निकलती है, बट यह दिल्ली में नहीं होती भाई, बाहर मतलब शहरों में इतना नहीं मिलेगा, गाँव में ज्यादा मिलेगा, गाँव में ज्यादा यूज है, क्योंकि वहां पे ना LPG पहुंच नहीं पाता सिलेंडर, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट का हम यूज कर सकते हैं, गार्बेज को यूज करके इसका यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपके घरों में पानी कैसे आता है, रिवर से उठता है, बट रिवर से साफ होकर कैसे पहुंचता है, तो ये एक हमारा, इस तरह से हम अपने कूड़े को मेंटेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लैंड फिलिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो लैंड फिलिंग, भाई जहां पे मान लो कोई एक ऐसा एरिया है लाइक दिस, अब यहाँ पे आप सारा का सारा कूड़ा भर सकते हो इसको स्ट्रेट करने के लिए, है ना, या प्लास्टिक भर दो, कुछ ही भर दो, तो इनको हम लैंड फिलिंग कहते हैं। जो वेस्ट को बरी कर दिया जाता है लो लाइंग एरिया में, और उसके ऊपर ना बुलडोजर चला दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, इनको लैंड फिलिंग कहते हैं। क्या बढ़िया तरीका है ना। नेक्स्ट, और क्या कह सकते हैं हम, ये पता है आपको, हमने 9th में पढ़ी थी ये चीज। कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक वेस्ट को इसमें डाला जाता है और धीरे धीरे उस पर एक मिट्टी डाल दी जाती है, क्यों, ताकि कुछ टाइम बाद है ना वो खाद बन जाए, मैन्योर का काम करे। तो क्या हुआ भाई, देखो वेस्ट को हमने मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बढ़िया चीज है। इससे क्या हुआ, आपका जो वेस्ट है, तो वेस्ट नहीं रहा, वो मैन्योर बन चुका है, अब उसको मिट्टी में डाल सकते हो। ये हमने पढ़ाई है बचपन से, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग। रिसाइकलिंग मतलब कुछ चीजें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसे कर सकते हैं रिसाइकल, नहीं, हम इनमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, रीयूज का मतलब वैसे जैसे कि फिर से यूज करना, जैसे न्यूज़पेपर के हम एनवलप बना सकते हैं, बड़ा बेस्ट तरीका है ये। भाई फेंकना ना पड़े, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, उस दिन पढ़ी न्यूज, अगले दिन तो वेस्ट है वो, तो उसका एनवलप बना सकते हो, और भी चीजें यूज कर सकते हो। एक होता है इंसिनरेशन। ये देखो ज्यादातर है ना उन कंट्रियों में ज्यादा होता है जहां का AQI ना 10 के आसपास होता है, 0 से 10 के बीच में, क्योंकि ना इसका मतलब होता है जला के खत्म कर दो। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, जिससे वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल कूड़े को जला ही दो ना, खत्म ही कर दो कूड़े को, तो इंसिनरेशन कहते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ज्यादातर वहां पे यूज करती है, जहां पे मैंने बताया ना, जहां पे क्या होता है, जहां पे उनका AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। दिल्ली में जैसी जगहों पे यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैसी पॉल्यूशन है। तो इंसिनरेशन मतलब है कि कूड़ा, आपको कूड़ा मैनेज करना है ना, तो आप एक काम करो, आप है ना उसको जला के खत्म ही कर दो, सिंपल। तो ये तरीके हैं हमारे कूड़े को मैनेज करने के, ठीक है। हाँ जी, सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर एक रिवीजन, क्विक रिवीजन में खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारे चैनल का लिंक है, इसको स्कैन करो और चैनल को ज्वाइन करो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।